हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन केमिस्ट्री मीडियम। मैं हूं आपके साथ प्रवीण कुमार और आज हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स के बारे में, जो कि क्लास 9th का स्ट्रक्चर ऑफ एटम का टॉपिक है। इसमें ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था एटॉमिक नंबर के बारे में, मास नंबर के बारे में, एटॉमिक मास के बारे में। उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है हमारा। सो लेट्स स्टार्ट। आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? देखिए, अगर कोई एटम है, ठीक है, सपोज करिए ये एक एटम है और इसका एटॉमिक नंबर, सपोज करिए ये एक एटम है, इसको इस तरह से एलिमेंट का एटम, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करें, तो ऐसे दो जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, सपोज करिए हमने ले लिया क्या 10, इसका भी एटॉमिक नंबर और इसका भी एटॉमिक नंबर दोनों सेम हुए। यहां हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं, यहां एटॉमिक मास लिखते हैं या मास नंबर लिखते हैं। अगर क्या होता है, ये मास नंबर डिफरेंट हो जाता है, सपोज करिए ये 20 है और ये 21 हो गया, तो हम इसे कहेंगे क्या, ये दोनों एलिमेंट्स क्या है, आइसोटोप्स हैं। ये दोनों नंबर क्या है, ये सेम हो गए। अगर सपोज करिए ये ए है तो ये भी ए हो गया, बट अगर ये बी है तो ये क्या होगा, ये डिफरेंट होगा, सी हो जाएगा। ठीक, एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर इज डिफरेंट। सिंपल सी बात है, एटॉमिक नंबर अगर सेम है एंड एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट है, हम उन वैसे एलिमेंट्स को कहेंगे क्या, आइसोटोप्स। तो इसे रब करते हैं और डिटेल्स में देखते हैं इसको थोड़ा सा। ठीक है, देखिए आइसोटोप्स के बारे में सबसे पहले बात की किसने, सॉडी ने। सॉडी साइंटिस्ट हैं, ठीक है, इन्होंने बात की। इन्होंने क्या कहा, कहते हैं क्या है, एटम्स which have same atomic number but different mass number or not or it's are called आइसोटोप्स। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं केमिस्ट्री में, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके क्या है, आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन, फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है, हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, बट इसके जो मास नंबर है, यहां पे जो लिखते हैं, यहां पे मास नंबर लिखते हैं, यहां एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ये जो मास नंबर है वो क्या है कि डिफरेंट होता है। ठीक, जैसे देख सकते हैं क्या है, एक जैसे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन के हम क्या कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में। इसके कैसे, एक ऐसा हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर तो 1 है, ठीक है, लेकिन एटॉमिक मास भी 1 है। इसका क्या है, इसका एटॉमिक नंबर तो 1 है लेकिन इसका एटॉमिक मास कितना है, 2। ये हाइड्रोजन है, मास नंबर 3। इसे कहते हैं, इस हाइड्रोजन को स्पेशल नाम देते हैं, ईश्वर को कहते हैं प्रोटियम। ये है, इस पे 2, जिसका मास नंबर 2 है उसको हम कहते हैं क्या, ड्यूटेरियम। जिसका मास नंबर 3 है उसको हम कहते हैं ट्राइटियम। इसे क्या कहते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड द लास्ट वन इज ट्राइटियम। ठीक है, अब क्या है, देखिए इसमें डिफरेंट क्या है। ठीक है, आइसोटोप्स क्यों, मतलब क्यों बनते ही आइसोटोप्स हैं, क्यों डिफरेंट हो जाता है ये मास नंबर।
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन अलग अलग न्यूट्रॉन आ जाते हैं। ठीक, इस अगर हम थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर्स को याद करें तो उसमें हम देख पाएंगे कि जो मास नंबर है, मास नंबर वो क्या होता है? मास नंबर इज द सम ऑफ किसका किसका सम है? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। व्हाट इज मास नंबर? मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये क्या है? ये यहां पे 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इस 1 कहां से आया? ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड कर दिए। तो इस हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? एटॉमिक नंबर के बराबर। एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक, ये एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है। तो ये एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है कि उस एटम में कितने प्रोटॉन हैं या कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो इससे हम देख सकते हैं कि यहां से तो पता चल रहा है हमें कि ये 1 क्या है? ये 1 एटॉमिक नंबर है। ये 1 एटॉमिक नंबर है जो कि दिखाता है क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन को। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हमको यहां से मिल गया कि ये तो 1 है। ठीक है, और दोनों नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलाकर यहां पे आना चाहिए। इसका मतलब क्या है? यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 0, तभी तो ये मिलाकर 1 आएगा। ये दोनों 1 आएंगे तब तो यहां पे लिखेंगे, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। यानी कि कहने का सीधा मतलब है कि यहां पे कोई न्यूट्रॉन नहीं है इस हाइड्रोजन एटम में। ठीक है, यही सेम कैलकुलेशन यहां पे भी करेंगे। यहां पे इसमें करेंगे। देखिए ड्यूटेरियम में क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन तो देखिए यहां से निकाल लेंगे हम, 1 है। ठीक है, टोटल कितना है? 2। टोटल 2 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? 1 होगा। तभी तो वो न्यूट्रॉन 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन दोनों मिलके 2 बन गए। तो ये 2 यहां लिखा हुआ है। ठीक है, ट्राइटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 2। इसमें 1, इसमें 0। ठीक, चलिए थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। ये एक तरह से कह सकते हैं डिफिनेशन है आइसोटोप्स का। इसको रब करते हैं, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। हम देखते हैं क्या देखिएगा इसे। प्रोटियम, ड्यूटेरियम and the third one is ट्राइटियम। प्रोटियम क्या है? अभी देखें क्या है। ड्यूटेरियम क्या है? 1s2 एंड ट्राइटियम क्या है? ये रहा। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं प्रोटियम को। ठीक है, ये क्या है? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। क्या है? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। कैसे? एटॉमिक नंबर सबका सेम है 1 1 1, बट मास नंबर इज डिफरेंट। मास नंबर इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3। ठीक है, देखिए थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसके क्या कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। तो देखिए नंबर ऑफ, then number of electron, then number of neutron। क्या है? प्रोटियम में क्या है? ये 1 जो है यही शो करता है हमको कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो 1 प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं, ये दोनों 1 1 हो गए। लेकिन न्यूट्रॉन कहां? न्यूट्रॉन इसमें 0 न्यूट्रॉन है, इसमें न्यूट्रॉन है ही नहीं। ठीक, ड्यूटेरियम में क्या है?
वन इलेक्ट्रॉन, वन प्रोटॉन, वन इलेक्ट्रॉन एंड वन न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन भी है, तभी तो मास नंबर को कैसे मिलते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों को प्लस कर दिए 1 आता है, सॉरी 2 आ गया, 1 प्लस कर दिए 2 आ गया। यहां देखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हुआ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहां पर हो जाएगा 2, ऐसे 2 हो गया। मास नंबर कितना है 3, मास नंबर इज इक्वल टू 3, तो मास नंबर 3 है। तो देखिए मास नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए इसको हटा दें। मास नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर कितना है 3, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना 1 प्लस न्यूट्रॉन का नंबर हमें अभी नहीं पता है, तो पता चल जाएगा यहां से। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये 1 है वो इधर आ जाएगा माइनस में, तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गया 2। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ठीक है, बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन के आइसोटोप्स, ऑक्सीजन के, क्लोरीन के, ठीक है, इसमें कुछ आइसोटोप्स और भी हैं, उनको जल्दी से देख लेते हैं। जैसे क्या है कि कार्बन के आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन को C से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का 6, तो ऐसे हम रखेंगे, क्या देखिए 1 2 3 आइसोटोप्स होते हैं, ये सबका एटॉमिक नंबर सेम होगा। ठीक है, बेसिक सी बात है, आइसोटोप्स के लिए एटॉमिक नंबर सेम होता है, बट एटॉमिक जो मास होता है सॉरी या मास नंबर होता है वो क्या होता है डिफरेंट। तो इस एक का होता है 12, एक का 13, एक का 14। ठीक है, C12, C13 एंड C14 भी कहते हैं इसको। कार्बन 14 है, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स अभी कवर करेंगे इसी लेक्चर में थोड़ा सा आगे। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं, ये कार्बन के आइसोटोप्स है। इसमें हम देखिए क्या है, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन बताना होगा, इजी से बिल्कुल जल्दी से देखेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितने हैं 6 है, यहाँ पे कितने हैं 6 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे 6 है क्योंकि सबका एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ये भी 6 हुआ। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करते हैं, ये जो नंबर है ऊपर यही मास नंबर है, और मास नंबर किससे बना होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। ठीक है, तो मास नंबर अगर 12 है तो क्या करेंगे, इस 12 में से इस प्रोटॉन को घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करिए, 12 में से 6 करेंगे तो 6 यानी 6 न्यूट्रॉन है। यहाँ पे करिए सेम प्रोसेस, 13 में से 6 निकाल लीजिए, कितना बच गया 7, और यहाँ पे क्या हो गया 8। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का बिल्कुल आसान तरीका है, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दीजिए, निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और ठीक है, क्लोरीन का कर सकते हैं, क्लोरीन को देख लीजिए। क्लोरीन Cl से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर 17 एंड 17 दोनों का एटॉमिक नंबर 17 है, लेकिन इसका जो मास नंबर है एक का 35 एंड एक का 37। ठीक है, तो क्लोरीन 35 है इसका मास नंबर, और इसका मास नंबर कितना है 37 है। ठीक है, रेडियो एक्टिव
आइसोटोप्स। अभी देख रहे थे, हमने बताया क्या, कार्बन, कार्बन के बारे में देख रहे थे, तो इसमें क्या बोलते थे कि ये क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। इसको हम इस तरह से भी दिखाते हैं, C14, कार्बन 14। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का क्या मतलब होता है? देखिए ये क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल कैसे होते हैं, क्या ऐसी क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं कि हम उनको अनस्टेबल कहते हैं? देखिए हमेशा उसमें से वो जो एलिमेंट होगा उसमें से क्या है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा पार्टिकल्स का रेडिएशन होता है। तो जो ऐसे एलिमेंट्स जिनमें से क्या है, कॉन्टिन्यूअस एंड स्पॉन्टेनियस रेडिएशन होता हो, उनको हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो जैसे क्या है, कार्बन 14, ये क्या कहते हैं, कार्बन का एक आइसोटोप है जिसका मास नंबर कितना है, 14। ये क्या शो करता है, रेडियो एक्टिविटी। इसमें से क्या है, रेडिएशन होता है। क्या क्या रेडिएशन, देखिए अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा पार्टिकल्स, इन सब का रेडिएशन होता है। रेडिएशन कर सकते हैं अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे। ये तीनों रे क्या होती है, इसमें से निकलते रहते हैं। एग्जाम्पल में एक आपका हो गया कार्बन 14। रेडियोएक्टिव सब्सटेंस बहुत आप जानते होंगे, यूरेनियम हो गया, ठीक है। यूरेनियम 235 का यूज करते हैं हम लोग क्या, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में। फिर क्या है, आयोडीन हो गया, नाम सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, आयोडीन कैसे रेडियो एक्टिव हो गया? तो आयोडीन का एक आइसोटोप होता है, आयोडीन का 131, जिसका मास नंबर कितना होता है, 131। ये क्या होता है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे अभी थोड़ी सी, ठीक। तो होते क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते क्या है, ऐसे आइसोटोप्स जो क्या है, हमेशा ये जो 3 पार्टिकल्स देख रहे हैं आप, 3 पार्टिकल्स यहाँ गिवन है, ये इन पार्टिकल्स का क्या होता है, उसमें से रेडिएशन होता है, मतलब कि वो वहां से निकलते रहते हैं उसमें से, ठीक है, कंटिन्यूअसली वहां से निकलते रहेंगे उसमें, अल्फा बीटा एंड गामा। थोड़ा सा एग्जांपल भी देखेंगे और रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस का, और उनकी प्रॉपर्टी भी देखेंगे। प्रॉपर्टी मतलब कि देखेंगे किस लिए, ठीक है, हमारे किस यूज में आते हैं वो। तो फर्स्ट है जैसे क्या, यूरेनियम। यूरेनियम 235, इसका क्या यूज है हमारे लिए? देखिए हम इसका यूज करते हैं किस लिए, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और किस लिए यूज करते हैं इसका, एंड किसके लिए यूज होता है ये, बॉम्ब बनाने के लिए, ठीक है, फॉर मेकिंग बॉम्ब, ठीक है, बॉम्ब बनाने के लिए भी यूज करते हैं इसका। एक और है प्लूटोनियम, ठीक है, प्लूटोनियम का भी यूज करते हैं हम क्या, बॉम्ब बनाने के लिए। चलिए सेकंड देख लेते हैं क्या है, सेकंड में देखेंगे क्या है, कार्बन 14। कार्बन 14 का यूज किस लिए करते हैं? देखिए एक टर्म आता है क्या, कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग क्या होता है? देखिए जो बहुत सारे जो हिस्टोरियन होते हैं वो क्या करते हैं, पुरानी से पुरानी बहुत सारी पुरानी चीज़ों को वो कहीं जमीन से उसको क्या करते हैं, खोद कर निकालते हैं जब,
तो उनकी क्या बताते हैं, वो लाइफ बता देते हैं, ये कितने साल पुराना है। ठीक है, उस समय से ये 4000 साल पुराना है, 5000 साल पुराना है। उस पर डेट तो नहीं लिखा रहता है, कि बता देते हैं कि किस डेट का है वो। ठीक है, ये कार्बन डेटिंग के प्रोसेस से कार्बन 14 को यूज करते हैं हम उसको क्या पता लगाने के लिए कि इसका एज कितना है। ठीक है, बहुत सारे फोसिल्स फ्यूल वगैरह, अरे फोसिल्स जो निकलते हैं उनके बता देते हैं। वो जो फोसिल्स जैसे कि पहाड़ों पे दब जाते हैं, माउंटेन्स के बीच में से निकाला जाता है, उनकी लाइफ को बता देते हैं, ये कितना साल पुराना हो सकता है। एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकते हैं, बट क्या है कि नियर अबाउट टाइम हम उसका पता लगा लेते हैं। तो ये कार्बन 14 की वजह से, ठीक है, कार्बन डेटिंग। फिर क्या है, कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं हम लोग क्या, रेडियोथेरेपी के लिए। थेरेपी का मतलब एक तरह से समझिए ट्रीटमेंट। ठीक है, तो रेडियोथेरेपी के लिए यूज करते हैं इसको। रेडियोथेरेपी किसके लिए, देखिए कैंसर के लिए। आप डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि क्या है, कोबाल्ट 60 का यूज हम किस लिए करते हैं, कैंसर को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, कैंसर को ट्रीट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कोबाल्ट 60 का। देखिए इसमें से क्या है ना, कोबाल्ट 60 का कैंसर को कैसे ठीक करते हैं। कैंसर में क्या होता है कि जो हमारे सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, अनइवन ऑर्डर में, ठीक है, बिल्कुल अनबैलेंस्ड वे में क्या करती हैं, ग्रो करती हैं या डेड होने लगती हैं कैंसर में। तो ये क्या करते हैं, इस कोबाल्ट 60 से, ठीक है, उस पर क्या करते हैं हम, एक बीम बनाकर, जो सेल, सपोज करिए कोई सेल ग्रो कर रहा है, सपोज करिए ये एक सेल है इस तरह से, और इससे क्या है, बिल्कुल अनबैलेंस्ड वे में सेल्स क्या है, कोई नंबर फिक्स नहीं है, जैसे मन करे वैसे निकलती जा रही है। तो क्या करते हैं हम, इस कोबाल्ट 60 के लेजर से क्या करते हैं, इसको यहां से कट कर देते हैं। ठीक है, यहां से कट कर देंगे और इसको निकाल देते हैं। ये जो है जो बिल्कुल अनबैलेंस्ड वे में सेल्स ग्रो कर रही हैं, उनको क्या करते हैं, इससे क्या करते हैं, हम काट कर निकाल देते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये फिर निकल जाते हैं। तो क्या है, कैंसर यही रीजन होता है, सेल्स का ग्रो कर जाना। ठीक है, ग्रो कर जाना ऐसे ही नहीं, क्या अनबैलेंस्ड वे में या डेड हो जाना, दोनों अनबैलेंसिंग। बिल्कुल बॉडी में बैलेंस बिल्कुल जरूरी है हर एक चीज का। सेल्स बढ़ती हैं, सेल्स का बढ़ना बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। सेल्स अगर ग्रो नहीं करेंगे तो हम ग्रो नहीं करेंगे। तो ये अगर ये ग्रो ना करें, अगर सेल्स ग्रो ना करें तो मान लीजिए कि बिल्कुल जैसे थे हम वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। बिल्कुल इतने छोटे थे तभी इतने छोटे रह जाएंगे। लेकिन ऐसे भी ग्रो करने लगे कि पता चला कि क्या कैंसर ही हो जाए, तो ये भी क्या है, बेकार है। तो बैलेंसिंग होनी चाहिए इसमें। वो इसके कैसे करते हैं, कार्बन 60 से कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग। ऐसे क्या देखिए बहुत सारे हैं। ठीक है, कि ये क्या है, आर्सेनिक 74 का यूज करते हैं किसके लिए, ट्यूमर। देखिए आर्सेनिक 74 का यूज करते हैं किसके लिए, ट्यूमर को पता लगाने के लिए कि बॉडी में कहीं ट्यूमर तो नहीं है। ठीक है, कैसे इससे पता लगाते हैं, क्या आर्सेनिक 74 को हम क्या करते हैं कि अपने बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। आर्सेनिक 74 को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, तो ये जो होता है क्या होता है, ब्लड के साथ साथ जाता है और वो जो ट्यूमर होता है जहां पे, वहां पे जाकर ये आर्सेनिक क्या है 74 वहां पे इकट्ठा होने लगता है। ठीक, तो जहां पे ये इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा होने लगता है, तो हम समझ जाते हैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है। और ये जनरली क्या देखा गया था, आर्सेनिक 74 जहां पे ट्यूमर होता है ये वहां जाके इकट्ठा होने लगता है।
वैसे ही क्या है कि जो सोडियम है हमारा, सोडियम 24, ये ये भी ऐसे ही काम करता है, बट कहां पे, ब्लड क्लॉटिंग। जैसे क्या होता है, जैसे कि ब्लड का जम जाना एक तरह से, ठीक है, ब्लड जम जाता है। तो वो कैसे, सब बॉडी में कहीं क्या हुआ, ब्लड जम गए, और हमें क्या कर रहा है, ऊपर से तो हम देख नहीं पा रहे हैं, तो क्या करते हैं, सोडियम 24 को, ठीक है, इसको इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, ठीक, और ये क्या करते हैं कि ये जाते हैं वहां पर जहां पे इकट्ठा होने लगते हैं, ये जाकर इकट्ठा होने लगते हैं कहां, जहां पे ये क्लॉटिंग हुआ रहता है। ऐसे ही क्या है, आयोडीन, ठीक है, आयोडीन के बारे में भी बात किए थे, आयोडीन 131, ठीक है, आयोडीन 131 को क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं ग्वाइटर, ठीक है, ग्वाइटर जानते हैं हम लोग, हिंदी में क्या होता है, घेंघा होता है, घेंघा बोलते हैं हिंदी में। ग्वाइटर को क्या है, ये आयोडीन 131 ये जाता है, तो ये भी जाकर क्या होता है, इसी के जहां पे घेंघा होता है, ये ग्वाइटर उसी के पास इकट्ठा होने लगता है, और इकट्ठा होता है तो क्या करते हैं हम, देखिए इसको हम एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम क्या करते हैं, इन सबको ट्रीट करते हैं, ट्रीट नहीं करते हैं, सॉरी, डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, डिटेक्ट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जाइगर काउंटर, ठीक है, क्या बोलते हैं, जाइगर काउंटर। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, जाइगर काउंटर, जिससे हम क्या करते हैं, आर्सेनिक 74 है, सोडियम 24 है, आयोडीन 131, इन सबों को क्या करते हैं, हम डिटेक्ट करते हैं कि रेडियोएक्टिव जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होते हैं ना, ये जाइगर काउंटर जो है, जाइगर काउंटर है, ये उनको क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है। बहुत सारे देखिए इंडस्ट्रीज वगैरह में, जैसे कि पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज हो गई, और ये सपोज करिए, या वाटर की जो पाइपलाइंस वगैरह होती हैं, अगर ऐसा होता है, सपोज करिए क्या हुआ, उसमें बहुत बड़ा लीकेज, बहुत बड़ा नहीं, मतलब कि एक तरह से मान लीजिए कोई जैसे पाइप है, ठीक है, ये पाइप है, और ये कहीं से ब्रस्ट हो जाता है, और यहां से क्या हो जाता है, लीकेज शुरू हो जाती है, ठीक है, सब तरफ लीकेज होने लगता है, तो क्या करते हैं, हम इसमें एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डाल देंगे। सपोज ये इधर से आ रहा है, इसमें फ्लो किधर से, ऐसे जा रहा है फ्लो, जो भी इसमें लिक्विड है उसका फ्लो इधर से, तो हम क्या करेंगे, एक तरफ से कहीं से भी इसमें क्या करेंगे, उस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को यहाँ पे रख देंगे, डाल देंगे इसके अंदर। अब वो क्या होगा, वो पूरा रेडियोएक्टिव सब्सटेंस क्या होगा, इसके साथ फ्लो करेगा, और फ्लो करने के बाद जो यहाँ पे लीकेज होगा, ठीक है, उस लीकेज के साथ भी ये इधर भी जाने लगेगा, ठीक है, ऐसे तो जा ही रहा था, और प्लस क्या होगा, इधर उधर, तो जहां पर इस जाइगर काउंटर से हम क्या करते जाएंगे, ऐसे पूरे, अगर ये ऊपर मान लीजिए ऐसे ये अंडरग्राउंडेड है, यहाँ पे ये ग्राउंड का अपर सरफेस है, अपर सरफेस, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको लेके जाएंगे इस जाइगर काउंटर को, जहां पर रीडिंग ज्यादा लगेगी, क्योंकि देखिए ये ज्यादा यहाँ पे फैल गया है, ठीक है, इधर पूरा रेडियोएक्टिव सब्सटेंस स्प्रेड कर गया है, तो ये क्या करेगा, इसमें क्या है, इस जाइगर काउंटर में एक रीडिंग क्या होगी, ज्यादा दिखाएगी, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन जो हो गया है वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का, तभी तो जाइगर काउंटर क्या कर रहा है, हमारा ज्यादा रीडिंग शो कर रहा है, ठीक है, क्या है, आर्सेनिक 74 को, सोडियम 24 को, आयोडीन 131 को, ठीक है, ये सब, ये देखिए, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, बिल्कुल, किसके लिए, किसका ये आर्सेनिक 74 का यूज करते हैं, किसके लिए, ट्यूमर के लिए, सोडियम 24 का यूज करते हैं क्या, ब्लड क्लॉट जब यहाँ हो जाती है, ये वहां जाके इकट्ठा हो जाता है, और जब ये इकट्ठा हो जाएगा, सपोज करिए ये इकट्ठा हो गया किसी बॉडी के एक पार्ट पे जाके, तो क्या करेंगे, इस जाइगर काउंटर के हेल्प से हम क्या करते हैं, पता लगा सकते हैं कि ये कहाँ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस कहाँ पे है, और ये देखिए सभी आइसोटोप्स हैं, ये क्या है, देखिए सभी यूरेनियम 235 लिखा है, 14 लिखा है, 60, 74, 24, 131, ये क्या है, आइसोटोप्स है। ये मास नंबर जो है, मास नंबर क्या शो कर रहा है इस तरह से कि ये क्या है, आइसोटोप्स है।
रेडियोथेरेपी में यूज करते हैं कोबाल्ट का, कोबाल्ट 60 का रेडियोथेरेपी में। और कैंसर को ट्रीट करने के लिए रेडियोथेरेपी, कैंसर को ट्रीट करने के लिए एक तरह का मेथड होता है। कैंसर को देखिए कई तरह से मान लीजिए अगर ठीक कर सकते हैं हम लोग, तो क्या है कैंसर का एक तरह का है, ये क्या है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कैंसर को ट्रीट करते हैं। और इस रेडियोथेरेपी में क्या यूज करते हैं, कोबाल्ट 60। पुरानी चीज़ों को, बहुत पुरानी चीज़ों को, उनकी जो लाइफ टाइम है वो पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कार्बन डेटिंग का। और कार्बन डेटिंग में क्या यूज होता है, कार्बन 14 का यूज करते हैं कार्बन डेटिंग में, जो कि पता लगाता है कि कौन सी चीज कितनी लगभग में कितनी पुरानी है। यूरेनियम 235 प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इससे क्या करते हैं हम बहुत ज्यादा हीट जनरेट करते हैं, ये इसका रिएक्शन कराते हैं। इसमें करते क्या है यूरेनियम का, इसमें देखिए क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन लेते हैं, ठीक है, एक न्यूट्रॉन लेते हैं और इसको बहुत ज्यादा स्पीड में ले जाते हैं और इस यूरेनियम पर गिरा देते हैं, ठीक है। तो जब ऐसा करते हैं तो वहां पे क्या होता है, एक बहुत बड़ा रिएक्शन होता है, जिसमें से क्या होता है उस रिएक्शन के टाइम पे क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हीट निकलता है, ठीक है। और उस हीट का हम यूज करते हैं किसके लिए, क्या करने के लिए, पानी को बॉयल करने के लिए, स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। और जब सपोज करिए जब वो स्टीम बन जाता है, वो वाटर जो है जब स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो क्या है, वो कहीं से निकलना चाहेगा, कहीं उसको जगह चाहिए। अगर रूम में सपोज करिए आप क्या है, धुआं भर जाता है और ऊपर से कहीं कुछ खुला हुआ है, जैसे कि वेंटिलेटर है और खुला हुआ है, तो क्या वहां से बाहर निकलने लगता है। वैसे ही क्या करते हैं, वहां पर हम बहुत ज्यादा जब स्टीम हो जाता है तो उस एक अपर सरफेस पे क्या बना देते हैं, एक रास्ता, ठीक है, जिसके थ्रू क्या हो, स्टीम बहुत तेजी से बाहर निकल जाए। तो जब वो बाहर निकलता है उसी के बीच में हम क्या लगा देते हैं, टरबाइन लगा देते हैं। और टरबाइन जब घूमता है तो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो हुआ क्या, यूरेनियम से निकाले एनर्जी, और एनर्जी क्या हुआ, एनर्जी से हम क्या किए, वाटर को कन्वर्ट किए स्टीम में, और उस स्टीम से क्या किया हमने कि हमने टरबाइन को घुमाया, और टरबाइन जब घुमा तो उसने क्या किया, उसने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की। तो हमको क्या हुआ, फिर इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, फिर हम मैच देखने लगते हैं, टीवी देखते हैं, पिक्चर देखने लगते हैं। लेकिन उसके पीछे कितना मेहनत लगा है, कोई बात नहीं, पैसा तो देते ही हैं, बिल भरते हैं तो ठीक है। अब क्या है, और मेकिंग बॉम्ब्स, देखिए कितना अच्छा काम आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए बम बना दिए इसी से, क्या मतलब। देखिए क्या है कि यूरेनियम के लिए बहुत सारे कंट्रीज में, जैसे इंडिया में ही क्या है, यूरेनियम की बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज है। इंडिया के पास उतना यूरेनियम नहीं है जितना कि चाहिए, ठीक है। तो क्या करना है, इस दूसरे कंट्रीज के पास जाना पड़ता है। जैसे अमेरिका के पास है यूरेनियम बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पास है ऑस्ट्रेलिया के पास। तो ये लोग क्या करते हैं, मतलब जल्दी देते नहीं, जैसे अमेरिका है वो जल्दी किसी को नहीं देता यूरेनियम, क्यों, क्योंकि उसको डर रहता है कि ये ना बनाकर ये बनाएंगे, ठीक है। ये कह तो रहे हैं, सामने से तो कह रहे हैं, मेरे मुंह के सामने से तो कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, लेकिन हो सकता है वो मेरे पीठ पीछे ये बना देंगे। तो ये बनाने लगेंगे लोग तो सब लोग ताकतवर होने लगेंगे, और ताकतवर होने, बम बनाने का मतलब क्या है, ताकतवर फील करना। और ताकतवर फील करेंगे, जब ज़्यादा फील करने लगेंगे तो किसी के ऊपर रख देंगे, किसी के सर के ऊपर रख देंगे, बम लगा देते, चिपका देते हैं। हाँ, जब आदमी ताकतवर हो जाता है तो किसी को चिपका देता है, चलो तो हो सकता है भाई बम बना ले तो शायद अमेरिका पे ही फेंक दे, चलो हटाओ, ठीक। इसीलिए क्या है, यूरेनियम के लिए इंडिया को क्या बहुत सफ़र करना पड़ता है। तो अभी क्या करते हैं, अमेरिका से हम लोग मंगा रहे थे बट नहीं मंगा पा रहे थे, तो हमने क्या कर दिया, ऑस्ट्रेलिया से मंगा लिया। और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन चल रहा है, साथ साथ में उसका भी प्रोडक्शन चल रहा है। चलिए अब हमने क्या देख लिया, आइसोटोप्स के बारे में देख लिया। ये क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है, जो क्या करते हैं, रेडिएशन रिलीज करते हैं। कौन कौन से रेडिएशन, जल्दी से देखेंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा। 3 टाइप्स के रेडिएशन, अल्फा रे, बीटा रे एंड गामा रे, ये वहां से निकलते हैं। और जब ये निकलते हैं तो हम कहते हैं क्या है कि ये रेडियो एक्टिव है।
रेडियो एक्टिव है। ये देखिए बहुत हार्मफुल होते हैं हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। न्यूक्लियर जो पावर रिएक्टर होते हैं, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर आप देखते होंगे कि बिल्कुल इस टाइप का बना होता है, इस तरह से बहुत बड़ा बड़ा होता है ये, ठीक है। यहाँ से ऐसे टीवी वगैरह में हम लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ से क्या होता है, ये इस न्यूक्लियर रिएक्टर में यहाँ पे रिएक्शन इसमें कराए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो वॉल है इसको क्या बहुत ऊंचा रखते हैं और क्या करते हैं कि ये बहुत मोटी वॉल होती है, ताकि क्या है जो रेडिएशन है, जो अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स हैं वो यहाँ से पेनिट्रेट करके, ये पेनिट्रेट नहीं कर देते हैं। पतली दीवार रहेगी तो पेनिट्रेट करके निकल जाएंगे, लेकिन अगर मोटी दीवार रहेगी तो ये पेनिट्रेट तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए मोटी दीवार बनाते हैं कि पेनिट्रेट करके बाहर ना निकल पाए, नहीं तो ये क्या होगा, ये बहुत ही हार्मफुल है ये हेल्थ के लिए। पता होगा बॉम्ब जब गिराया गया था, ठीक है, एटम बॉम्ब, कहाँ, हिरोशिमा एंड नागासाकी में, इतने ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ यहाँ वहाँ पर, वो आज तक लोग क्या बॉडी में ये क्या होता है जीन्स में चेंज कर देता है, ठीक है, हमारे जीन्स को भी कन्वर्ट कर देता है। ऐसा इसमें रेडिएशन का इफेक्ट होता है, ये अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स हमारे जीन्स तक को कन्वर्ट कर देते हैं। बहुत ही हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा, कल्पना से भी परे है। तो इसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। कितनी अच्छी बात है, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि अब देखिए आइसोटोप्स देख रहे थे। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। इसी का ठीक उल्टा क्या होगा, अब एटॉमिक मास जो था या मास नंबर वो सेम हो जाए और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाए। क्या कर रहे हैं, मास नंबर डिफरेंट बट एटॉमिक नंबर, सॉरी गलती हो गई, मास नंबर सेम हो जाए और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाए, उससे हम क्या कहेंगे, आइसोबार्स। आइसो का मतलब ही सेम होता है, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आइसोबार्स, आइसोबार्स में क्या है कि जो हमारा मास नंबर है, मास नंबर इज सेम बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। ऐसे एलिमेंट जिनका मास नंबर, ठीक है, मास नंबर डिफरेंट, जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, सपोज करिए दो एलिमेंट्स हैं, ये क्या है, इनके मास नंबर क्या हो, सेम हो बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, ऐसे एलिमेंट्स को हम कहेंगे क्या, ये आइसोबार्स हैं, ठीक है। जैसे क्या है, एग्जाम्पल ले लीजिए, ऑर्गन, ठीक है, इसका एटॉमिक मास 40, कैल्शियम एटॉमिक मास 40 एंड पोटेशियम इसका भी 40, ठीक है। तीनों का एटॉमिक मास जो है वो सेम है बट एटॉमिक नंबर तीनों का डिफरेंट। ऑर्गन का 18, कैल्शियम का 20 बट पोटेशियम का 90, तीनों डिफरेंट, 18, 19, 20 बट मास नंबर सेम, ठीक है। कार्बन के बारे में, अभी नाइट्रोजन का देखिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, ठीक, एटॉमिक मास 14 होता है। लेकिन अभी कार्बन के बारे में देखिए, कार्बन 14 के बारे में भी हम पढ़े थे,
तो C14 देखिए ये दोनों सेम हो गए, लेकिन एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है 6 होता है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों आइसोबार्स हैं एक दूसरे के, और ये तीनों एक तीसरे के या एक दूसरे के, ठीक है। ये क्या है, आइसोबार्स हैं। और भी ठीक है, एक हाइड्रोजन और हीलियम का एग्जांपल देख सकते हैं। 1H3 और क्या आता है 2He3। देखिए मास नंबर ऊपर क्या है, मास नंबर ये सेम है, और नीचे जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है। ऐसे ये जो है एग्जांपल है किसके, आइसोबार्स के। मास नंबर इज सेम बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, और इससे क्या होते हैं, आइसोबार्स होते हैं। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर चलिए आज के लिए इतना ही। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का वो है क्या, वैलेंसी। नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखेंगे और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर बाय बाय एंड टेक केयर। तो चलिए फिर ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर। मन लगा के पढ़िए।